आपके अपने YouTube चैनल न्यूज टाइम्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही डेली अपडेट के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। केसेस की संख्या सरकार के द्वारा नियंत्रित नहीं हो रही है, टेस्टिंग का पर्याप्त प्रमाण नहीं है, 30 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो तरीका अपनाया गया वो तरीका केवल और केवल एक ही था, केवल लॉकडाउन के भरोसे वो चलते रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने की दृष्टि से जो बातें आवश्यक थी वो नहीं हो पाया। दूसरी एक बड़ी समस्या ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी पिछले 25-30 सालों से अपनाई गई है उसमें गवर्नमेंट सेक्टर को तोड़कर प्राइवेट सेक्टर को खड़ा करने का जो काम किया गया है, इसका एक परिणाम ये हुआ है कि पब्लिक सेक्टर में खास तौर पर जिस महामारी की वजह से हम लोग पीड़ित थे उस हेल्थ सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट का पिछले 20 सालों में 25 सालों में क्या इन्वेस्टमेंट है ये सामने आया। कोई भी पब्लिक सेक्टर का या गवर्नमेंट सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, आईसीयू के बेड नहीं मिल पा रहे और ये साबित हो रहा है कि सरकार इस मामले में किस तरीके से कमज़ोर हुई है। और इन पिछले 20-25 सालों में खासतौर पर अगर मेडिकल के एरिया में अगर हम देखें तो पिछले 15 सालों में प्राइवेट हेल्थ केयर जो है किस ताकत से खड़ा हुआ और गवर्नमेंट सेक्टर कैसे कमजोर होता रहा। इस महामारी में ये बातें खुलकर सामने आई। महामारी की वजह से दुनिया भर में एक मेडिकल इमरजेंसी की परिस्थिति निर्माण हुई। भारत में भी मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर इसको देखना चाहिए था, मगर चूंकि यहाँ के राज्यकर्ता पॉलिटिशियंस या जो शासक वर्ग है हर बार हर बीमारी में भी हर संकट में भी अपनी सुविधा देखता है, अपनी राजनीति अपना वर्चस्व कायम करने की सोच रखता है। तो इस मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के नाम पर उन्होंने भारत में मेडिकल इमरजेंसी लागू करने की बजाय एक पॉलिटिकल इमरजेंसी घोषित कर दी और इस पॉलिटिकल इमरजेंसी में जितने भी सारे सिविल राइट्स थे वो सारे लोगों के निकाल दिए गए। एक तरह से लोगों को घरों में बैठकर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, उनकी रोजी रोटी छीन ली गई, उनके जीवन यापन के साधन छीन लिए गए, उनके जो मौलिक अधिकार थे प्रचार प्रसार का, संगठन बढ़ाने का, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इतना ही नहीं तो एक बड़ी और लंबे समय तक चलने वाली एक आर्थिक आपातकाल भी जो है, एक इकोनॉमिकल इमरजेंसी भी इस बार भारत में लागू होगी। कल ही आपने देखा कि देश के अर्थ मंत्री ने कहा कि ये जो जीडीपी नीचे जा रहा है ये गॉड का एक्ट है, एक्ट ऑफ गॉड है। तो अभी कोरोना की जिम्मेदारी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कर्नाटका से ही बिलोंग करती है, उन्होंने ये जो कोरोना और उससे निपटने की जिम्मेदारी भगवान के लगा दी। अब इस देश का कोरोना और उस कोरोना की वजह से निर्माण हुई सारी समस्याएं राम भरोसे, इससे निपटने के लिए सरकार के पास कोई तरीका नहीं बचा तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिया और ये कह दिया कि नहीं नहीं अभी ये तो जो है ये एक्ट ऑफ गॉड है और इसको कोई रोक नहीं सकता। जीडीपी नीचे जा रहा है तो वो भगवान की जिम्मेदारी है। अगर भगवान की ही जिम्मेदारी है तो केंद्र सरकार पिछले 6 महीने से इस लॉकडाउन से निपटने के लिए, इस कोरोना से निपटने के लिए क्या कर रही है? कोई जवाब केंद्र सरकार के पास इस मामले में नहीं है, बल्कि उन्होंने जो नीतियां अपनाई उस नीतियों के गंभीर परिणाम देश और समाज को, खासतौर पर मूल निवासियों को भुगतने पड़ेंगे। उसी बात को समझने के लिए साथियों ये विषय यहाँ पर चर्चा के लिए रखे गए हैं। पहला जो विषय साथियों यहाँ रखा गया है कि नया मजदूर कानून एवं सेज लागू करना, यह कर्नाटक राज्य के SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज अर्थात मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है, ब्राह्मणी षड्यंत्र गंभीर मंथन है। क्योंकि ये कर्नाटक स्टेट का अधिवेशन है इसलिए यहाँ पर ये शब्द कर्नाटक राज्य लिखा गया है, मगर जो न्यू लेबर लॉ बनाए गए हैं ये लेबर लॉ एक्सक्लूसिवली कर्नाटक स्टेट के लिए नहीं है, तो ये पैन इंडिया के लिए बनाए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस निकाले थे लेबर लॉ के अमेंड करने के लिए वो तो पूरे देश भर में लागू होने वाले हैं और देश भर के मजदूरों को ये प्रभावित करेंगे। देश भर का जो मजदूर है, जो श्रमिक आंदोलन है उसको कमजोर करने का, उसको तोड़ने का और एक तरह से उसको बंधुआ मजदूर बनाने का ये नया लेबर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है।
सेज की भी जो पॉलिसी है ये पैन इंडिया के लिए बनाई गई है। यूनियन टेरिटरी जितनी भी है उस सारे एरिया में ये सेज लागू होता है। तो ये केवल कर्नाटक स्टेट के लिए या उसके लेवल पर ही हो रहा है ऐसी बात नहीं है। ये तो पैन इंडिया इसके गंभीर परिणाम हो रहे हैं और इसका असर देश के पूरे मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर हो रहा है। जब देश कोरोना महामारी से निपट रहा था, पूरे देश में एक गंभीर परिस्थिति इस महामारी के दौरान निर्माण हुई थी। एकाएक सारा सिस्टम बंद कर दिया गया, फैक्ट्री के यूनिट बंद कर दिए गए, पूरा इंडस्ट्रियल सेटअप बंद कर दिया गया और प्रधानमंत्री के द्वारा 22 तारीख के अपने भाषण में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। कोई पब्लिक नोटिस नहीं था। जो प्रवासी मजदूर है, जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर अपना होम स्टेट छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, उनको अपने गांव वापस जाने के लिए या अगर काम बंद होता है तो उनके जीवन यापन की कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई और एक तरह से किसी भी तरीके से अनप्लान वे में ये लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। जनता कर्फ्यू के नाम पर लोगों को अपील किया गया था। लोगों ने सोचा कि चलो एक दिन का कर्फ्यू है, एक दिन का एडजस्ट हो सकता है, कोई बड़ा मामला नहीं है, देश हित के लिए ये चीजें हो सकती है, तो लोगों ने एक दिन के लिए अपना मानस बना लिया। मगर जनता कर्फ्यू के भाषण के दिन ही मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी और उस घोषणा के दौरान इस देश के अंदर की जो सामाजिक परिस्थितियां है, इस देश के अंदर की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां है, उसके बारे में कोई चिंतन, कोई मनन नहीं किया गया। उससे निकलने का कोई व्यवहार निकाला नहीं गया। लगभग 30 करोड़ से ज्यादा के प्रवासी मजदूर भारत के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। कर्नाटका में भी अलग अलग राज्यों से लोग काम कर रहे हैं। पूरे भारत में हर स्टेट से माइग्रेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल कर्नाटका में माइग्रेटेड लेबर जा रहे हैं, कर्नाटका से भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है माइग्रेट होकर दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जा रहे हैं। हर साइट में, हर सेक्टर में ये माइग्रेशन हो रहा है। केवल लेबर लेवल पर ही नहीं है, तो हर क्षेत्र में ये माइग्रेशन हो रहा है। तो पूरे भारत में आज ये प्रवासी मजदूर जो है, ये माइग्रेंट लेबर जो है, हर स्टेट में आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी समस्या इन प्रवासी मजदूरों की निर्माण हुई जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे थे, फैक्ट्री में काम कर रहे थे, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों से भी ज्यादा समस्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों के सामने खड़ी हुई। वैसे भी आपको पता होगा कि भारत में लगभग 93% जो एम्प्लॉयमेंट है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। केवल 7% का जो एम्प्लॉयमेंट है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर हो या प्राइवेट में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें है। मगर बड़ा जो मैन पावर जो है, वर्क फोर्स जो है, ये ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। और इतनी बड़ी संख्या में ये लेबर फोर्स जो है ये अलग अलग जगह पर काम करता है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाला लेबर क्यों ना हो, या किसी ऑफिस में काम करने वाला हाउसकीपिंग का स्टाफ क्यों ना हो, या किसी इंडिविजुअल के घर में काम करने वाला कोई हाउसमेड क्यों ना हो, ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आने वाले लोग हैं। उनकी कोई व्यवस्था, कोई विचार इसके बारे में नहीं किया गया और एकाएक कह दिया गया कि अब ये लॉकडाउन घोषित हो गया है, अब इसको आपको कंट्रोल करना है। इस कोरोना को कंट्रोल करने के लिए इस चेन को तोड़ना है और चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया गया और ये कहा गया कि अभी आपको घरों में रहना। अब जो प्रवासी मजदूर जिनकी नौकरियां चली गई, जो अगर सवेरे काम करते हैं तो शाम को उनका चूल्हा जलता है, 2 जून की रोटी भी उनको दिन भर मेहनत करने के बाद में मिलती है, ऐसे करोड़ों मजदूरों के सामने सवाल खड़ा हो गया। क्योंकि उनके जहां पर वो काम कर रहे थे, ठेकेदार ने उनको कहा कि कल से काम पर नहीं आना, काम बंद है, कंस्ट्रक्शन साइट बंद हो गई, फैक्ट्री यूनिट्स बंद हो गए, सड़कों पर चलने वाले काम बंद हो गए, इंडिविजुअल लेवल पर जो छोटा मोटा यूनिट चलाने वाले लोग थे उनका काम बंद हो गया। तो वो जो प्रवासी मजदूर या जो लेबर वहां पर काम करता है, जो मैन फोर्स उसमें काम करता है, उस मैन पावर के सामने अपने सर्वाइवल का, एग्जिस्टेंस का मामला खड़ा हो गया। 2 वक्त की जो रोटी है उसके संकट उसके सामने खड़े हो गए।
लगातार लॉकडाउन बढ़ता गया। शुरू में सरकार के द्वारा ये कहा गया कि हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है पीडीएस के द्वारा चावल पहुंचाएंगे, अनाज पहुंचाएंगे। हमने देखा कि किस तरीके से वो पीडीएस का सिस्टम भी चलता गया। जो थोड़ी बहुत उस समय में मदद हो गई, उसमें बहुजन क्रांति मोर्चा या बांसे पर अलग अलग सहयोगी संगठनों के द्वारा भी बड़े पैमाने पर इसमें संकट में फंसे हुए मजदूरों के या जो भी वहां पर फंसा हुआ है उनके जीवन यापन के लिए जितनी भी जीवन सामग्री थी, चाहे राशन के रूप में हो, दवाई के रूप में, आर्थिक साधनों के रूप में हो, की गई। सामाजिक संगठनों ने इसमें बड़े पैमाने पर पहल की गई, मगर सरकारी एजेंसियों के द्वारा ऐसी कोई कॉन्क्रीट सिस्टम इसके लिए बनाई नहीं गई। कोई सिस्टम नहीं बनाया गया और लोगों को अपने भरोसे छोड़ दिया गया। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग इस मामले में फंसे रहे। 15 दिन से बढ़ते बढ़ते 1 महीना हो गया, 45 दिन हो गया, और जिनके यहाँ पर वो काम कर रहे थे उन मालिकों ने, ठेकेदारों ने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी उनके साथ अपना संबंध तोड़ दिया। और ये बड़े पैमाने पर ये जो भूखमरी के कगार पर ये लोग आकर बैठे, भूखमरी के शिकार हो गए। और जिस स्थिति में वो वहां पर रह रहे थे, उस स्थिति से उन लोगों ने अपने अपने घरों में जाने के लिए सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। और वो सड़क पर आकर पैदल ही अपने अपने गृह राज्यों में चलने के लिए मजबूर हो गए। हजारों, लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हो गए। और चलना भी कितना था, तो जहां वो काम कर रहे थे वहां से उनको अपने घरों में, अपने गांव में पहुंचना है तो हजारों किलोमीटर का पैदल सफर करके उनको चलना था। सरकार ने किसी तरीके से जो माइग्रेंट लेबर थे, प्रवासी मजदूर थे, उनको एक तो वही जगह पर भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उनके जीवन यापन की व्यवस्था करनी चाहिए थी। अगर उसमें वो सक्षम नहीं है तो उनको व्यवस्था करके अपने घरों में पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, मगर सरकार ने ये नहीं किया। विदेशों में फंसे हुए जो बच्चे थे या जो अमीरों के जो बच्चे और जो अमीर सैर सपाटा करने के लिए, मौज मजा करने के लिए जो बाहर गए थे, उनको स्पेशल प्लेन से भारत बुलाया गया, उनकी सारी व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, इंजीनियरिंग और मेडिकल के कोचिंग के लिए भारत के बड़े बड़े महानगरों में जो उच्च जाति के या अमीरों के बच्चे फंसे हुए थे, उनको अपने अपने गृह राज्यों में भेजने के लिए भी सरकार ने व्यवस्था की। कर्नाटका में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो कोटा में, राजस्थान के कोटा में, जहां पर आईआईटीज के बड़े क्लासेस चलते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल के, प्रोफेशनल एजुकेशन के बहुत बड़े पैमाने पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां जो हजारों बच्चे अमीरों के फंसे थे, उनको वहां से वापस अपने घरों में भेजने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्राइवेट बसें भेजी गई। एसी की बसें भेजकर उनको वापस बुलवाया गया, मगर प्रवासी मजदूरों के लिए किसी तरीके से कोई व्यवस्था केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा की नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी ट्वीट के मामले में सुमोटो लिया और कंटेम्प्ट का मामला बनाकर प्रशांत भूषण को सजा सुनाई। उसी सुप्रीम कोर्ट में लेबर लोगों के माइग्रेशन की जब बातें चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के पास उसको सुनने के लिए समय नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल और केवल जो राष्ट्रहित के मुद्दे हैं, जो बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी वाले मुद्दे हैं, ऐसे ही मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई करेगा, अपना समय देगा। 30 करोड़ प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं देश के अलग अलग राज्यों में, जिनकी 2 वक्त की रोटी का व्यवस्था नहीं हो रहा, उनकी मेडिकेशन का, उनके हेल्थ का कोई मामला सॉल्व नहीं हो रहा था। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि केवल इमरजेंसी में हम लोग बैठेंगे। केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में झूठा मामला खड़ा करते, झूठा बयान करते कि सड़कों पर कोई मजदूर नहीं है, हमने सारी व्यवस्था कर दी है। और लॉकडाउन घोषित होने के लगभग 59 डेज के बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों का मामला आया। सुमोटो 59 डेज के बाद लिया गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा उसको सुमोटो कहे या स्लो मोटो कहे। ये तो सुमोटो तो नहीं हुआ, इसको कहा जाए तो इसको ये कहा जा सकता है स्लो मोटो। 59 डेज लगे सुप्रीम कोर्ट को मजदूरों के मामले को समझने के लिए, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर सुनवाई की। प्रवासी मजदूर सड़क पर मर रहे थे, जितने कोरोना से मरे उससे ज्यादा भूखमरी से मरने के लिए मजबूर कर दिए गए, मगर कहीं किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कहीं उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही थी।
और उसी बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मजदूरों के हितों में व्यवस्था करने की बजाय, किसानों के हितों में काम करने की बजाय, जो कॉर्पोरेट हाउसेज जो थे वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि नहीं हमारा नुकसान हो गया, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, अब हमारा नुकसान हो रहा है, उसका क्या होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मजदूरों के हितों में सोचने का काम करने वाली कहती है कि हम मजदूरों की सरकार चलाते हैं, हम लोग इस देश के सामान्य लोगों की बात करने वाले लोग हैं। उन्होंने मजदूरों की, इस देश के 85% लोगों की बात नहीं सुनी और केवल चुनिंदा मुट्ठी भर उद्योगपतियों को उस आर्थिक संकट से निपटने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैकेज के ऊपर पैकेज घोषित कर दिए। कॉर्पोरेट टैक्स खत्म कर दिया गया, जो टैक्सेस सरकार को, केंद्र सरकार को आने वाले थे कॉर्पोरेट लोगों की तरफ से, उनको माफ करने की एक सीरीज शुरू कर दी। एक बड़ा टैक्स एग्जम्पशन जो है वो घोषित कर दिया गया और उन मुट्ठी भर उद्योगपतियों को, कॉर्पोरेट हाउसेस को बचाने के लिए घोषणा कर दी गई। आंकड़े भी इतने मजेदार आंकड़े थे, 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कोरोना से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित हो गया। अगर 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित हो गया तो इन 5 महीनों में वो 20 लाख करोड़ गए कहां? क्या मजदूरों के हितों में उसका खर्चा हुआ? क्या किसानों के हितों में इसका खर्चा हुआ? क्या आदिवासियों के हितों में, SC ST OBC के हितों में उसका खर्चा हुआ? जब सरकार को पूछा गया कि भाई ये 20 लाख करोड़ आप कहां से लाओगे, कैसा खर्चा करोगे, केवल कागजी बयानबाजी चलती रही, कागजी जुमलेबाजी होती रही। मामला यहां तक ही नहीं रुकता तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्सेस कम नहीं कर रही, टैक्स एग्जम्पशन कॉर्पोरेट हाउसेस को नहीं दे रही, तो उनकी डूबती हुई इंडस्ट्री को बचाने के लिए और एक साजिश केंद्र सरकार के द्वारा इस देश के मूल्यवांशों के विरोध में की गई और उसमें एक बड़ा काम उन्होंने ये किया, लेबर लॉ में अमेंडमेंट करने का काम किया। एक नया ऑर्डिनेंस लेबर लॉ के लिए केंद्र सरकार के द्वारा निकाला गया। मई महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेबर लॉ के लिए एक नया ऑर्डिनेंस निकाला गया और ये लेबर लॉ को अमेंड करने वाला ये ऑर्डिनेंस जो है केंद्र सरकार के द्वारा निकाला गया। उस ऑर्डिनेंस में उन्होंने घोषणा कर दी, कोई भी सरकार मजदूरों के हितों की होनी चाहिए, मजदूरों के हितों से बनती है, क्योंकि ज्यादा मजदूरों के वोट है, मजदूरों के नाम पर सरकारें बनती है, मजदूरों के नाम से वोट मांगे जाते हैं। तो अमेंडमेंट करने के बाद अगर कोई लॉ बनाया जाता तो मजदूरों के हितों का बनाना चाहिए था। उन कॉर्पोरेट हाउसेस को, उन बिजनेस हाउसेस को यह बंधन करना चाहिए था कि जिन कंपनियों के अंदर आपके ये लेबर काम करते हैं, इस महामारी की वजह से वो काम पर नहीं आ रहे, तो उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। उसको लगने वाला सारा साधन संसाधन, जीवन यापन के साधन आपको देने होंगे। उनका हेल्थ, उनका एम्पावरमेंट, उनका फिजिकल हेल्थ हो, उनका मेंटल हेल्थ हो, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन हो, सारा लायबिलिटी उन कॉर्पोरेट हाउसेस के ऊपर लगानी चाहिए थी। लेबर को एम्पावर करना चाहिए था, उसको सर्वाइवल करने में जो डिफिकल्टीज आ रही है उसको दूर करने की जिम्मेदारी कॉर्पोरेट हाउसेस की लगानी चाहिए थी। उसके मेडिकल एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी कॉर्पोरेट हाउसेस की लगानी चाहिए थी। तो कहा जाता कि सरकार मजदूरों की हितैषी है। उन्होंने उल्टा किया और कॉर्पोरेट हाउसेस के फेवर में लेबर लॉ में अमेंडमेंट किया और ये कहा कि अब मजदूरों को, पहले फैक्ट्री एक्ट में व्यवस्था थी, लेबर लॉ में व्यवस्था थी कि किसी भी फैक्ट्री में किसी भी मजदूर से एक शिफ्ट में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता। इसलिए आपने सुना होगा कि जो यूनिट फैक्ट्री का 24 घंटे चलता है तो वहां 3-3 शिफ्ट में काम चलता था। 8-8 घंटे के हिसाब से 3 शिफ्ट होती थी। और अगर 8 घंटे से ज्यादा वो काम करवाता है कोई फैक्ट्री का मालिक, तो उस मजदूर को 8 घंटे से अगर ज्यादा काम करवाया जाता है तो वो उसका ओवर टाइम माना जाएगा और ओवर टाइम के लिए उस मालिक को उसको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। व्यवस्था थी। बाबा साहब अम्बेडकर 1942 में लेबर मिनिस्टर बने। 27 जुलाई 1942 को बाबा साहब अम्बेडकर लेबर मिनिस्ट्री का चार्ज लेते हैं और लेबर मिनिस्ट्री का चार्ज वाइस राहुल काउंसिल में लेने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ये जानते थे कि कौन है इस देश का लेबर। तो इस देश का लेबर जो है वो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के ही लोग हैं। यही वो मूल निवासी लोग हैं जिनको बंधुआ मजदूर बनाकर ये कॉर्पोरेट हाउसेस के लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है एक्सप्लॉयटेशन करते हैं।
तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ लेबर मिनिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 113 प्रकार के लेबर लॉ बनाए। 113 लेबर लॉज बाबा साहब अम्बेडकर के समय में बनाए गए और अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर बाबा साहब अम्बेडकर ने लेबर लॉ बनाए और लेबर्स को प्रोटेक्ट कर दिया। आज वो सारे लेबर लॉ जो है बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से बने हुए हैं। ये बात अलग है कि जिन लोगों को लेबर लॉ का बेनिफिट हो रहा है उन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। बहुत सारे तो लोग ये मानते हैं कि लेबर लॉ कम्युनिस्टों की वजह से आए। कम्युनिस्टों का लेबर लॉ फ्रेम करने में कितना कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए जितनी बहस करने के लिए कोई कम्युनिस्ट और कोई तैयार है तो उसके लिए हम लोग तैयार है। बाबा साहब अम्बेडकर लेबर मिनिस्टर बनने के बाद में उन्होंने लेबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तरह तरह के कानून बनाकर उसको प्रोटेक्ट किया और ये व्यवस्था की कि कोई भी कैपिटलिस्ट, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या कारपोरेट हाउसेस वाले जो लोग हैं ये लेबर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, उसको बाउंडेड लेबर के तौर पर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। उसका जो वर्किंग आवर्स है उसके ऊपर कंट्रोल होगा, उसको जो मिनिमम वेजेस है वो देना होगा। वो सारी व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने की और इसी वजह से आज भारत में लेबर लॉ जो है वो लागू है। मोदी सरकार ने ये लॉकडाउन के दौरान उस लेबर लॉ में अमेंडमेंट कर दिया और ये कहा कि अभी मजदूरों को 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना होगा। मतलब जो है उसको 12 घंटे काम करना है तो आधा जो समय उसका जो है उसको एक्स्ट्रा काम करना होगा, तो 12 घंटे ड्यूटी होगी। अगर लेबर 12 घंटे ड्यूटी करता है उसको 12 घंटे का सैलरी मिलना चाहिए। काम ज्यादा होता है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इंडस्ट्री को जो रूटीन प्रॉफिट है उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट उस लेबर की मेहनत की वजह से हुआ तो उसमें उसका शेयर होना चाहिए, क्योंकि उसके फोर्स के कारण एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया। तो केवल मजदूरी में वो शामिल नहीं है, उसको जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसकी मेहनत से मिला उसमें भी उसका शेयर होना चाहिए। यह व्यवस्था करनी चाहिए थी मोदी को। मोदी अपने आप को चाय वाले कहते हैं कि मैं चाय बेचता था। जिसके यहां मोदी अगर चाय बेचने का काम करते थे तो उसके मालिक ने अगर मोदी को कहा होता कि तेरे को 8 घंटे का मैं 150 रुपए देता चाय, दिन भर तू मेरी टपरी पर काम करता है, तब 12 घंटे तू इधर काम करो तेरे को 150 रुपए दूंगा, तो क्या मोदी चाय बेचते? 12 घंटे काम होगा मगर सैलरी 8 घंटे की ही मिलेगी। इसका मतलब क्या होगा? अगर 30 दिन वो काम करता है, 1 महीना काम करता है तो उसके 1 महीने के काम से 1.5 महीने का काम होगा। साल में 12 महीने के मजदूरी में से 6 महीने का मजदूरी एक्स्ट्रा किया जाएगा और उसके लिए उसको 6 महीने का सैलरी देने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? 2 लेबर का काम 1 लेबर से करवाया जाएगा। तो मजदूरों को गुलाम बनाने का, बाउंडेड लेबर बनाने का ऑर्डिनेंस जो है लेबर लॉ का अमेंडमेंट मोदी के द्वारा किया गया। मजदूर आंदोलन को, ट्रेड यूनियंस को, जो लेबर्स के लिए हितों में काम करने वाला, आवाज उठाने वाला जो संगठन होता है वहां पर काम करने वाला, उसको प्रभावित करने की व्यवस्था की गई कि कोई वहां पर लेबर एसोसिएशन नहीं होगा, लेबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। और मालिक जब चाहे किसी को टर्मिनेट कर सकता, जब चाहे किसी को वहां से निकाल सकता। तो मजदूरों के विरोध में यह कानून बनाने का काम हुआ। मजदूर संकट में फंसे हुए हैं, उसको काम नहीं है, महामारी की वजह से उसको घर में रहने के लिए मजदूर किया गया, वहां से उसको भोजन पानी नहीं मिल रहा, भूखमरी से मर रहा है तो सड़क पर चल रहा है। और कितना बुरा व्यवहार उनके साथ किया। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास में जालना नाम का एक इंडस्ट्रियल एरिया है। उस जालना के इंडस्ट्रियल एरिया में उत्तर प्रदेश से कुछ प्रवासी मजदूर वहां पर स्टील कंपनी में काम कर रहे थे। उनको ये जानकारी मिली कि महाराष्ट्र के भुसावल नाम का जो रेलवे का स्टेशन है वहां से उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनें चलने वाली है। तो जालना से भुसावल तक वो ट्रेन पकड़ने के लिए वो प्रवासी मजदूर जो है वो पैदल चले। उनके मालिक ने उनकी कोई व्यवस्था नहीं की, कोई कन्वीनियंस उनको प्रोवाइड नहीं किया, कोई ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था प्रोवाइड नहीं की।
वो रात में ही चलते चलते निकले। जालना से 50 किलोमीटर दूरी पर वो चलते चलते वहां पर पहुंचे, थके हुए थे, जो कुछ बनाया हुआ खाना था वही खा गई है और उसी ट्रेन की पटरी पर सोए रहे। सवेरे वहां से ट्रेन गुजरी और जो 20 प्रवासी मजदूर वहां पटरी पर सोए थे उसमें से लगभग 16 प्रवासी मजदूरों की ट्रेन पर कटकर मौत हो गई। ये मौत नहीं, हत्या थी। और ये हत्या केंद्र सरकार की नीति के कारण हुई, जिन्होंने प्रवासी मजदूरों को अपना घर छोड़ने के लिए, जहां पर वो काम कर रहे थे उसको छोड़ने के लिए मजबूर किया। कोई कन्वीनियंस, कोई ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं की गई। 16 प्रवासी मजदूर ट्रेन के नीचे आकर कटकर मर गए। कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई व्यवस्था नहीं की गई। उन मजदूरों की लाशों को मध्य प्रदेश में भेजा गया, उत्तर प्रदेश में जहां जहां से वो आए थे वहां वहां उनको भेजा गया। जिंदा मजदूर नहीं किया, उसकी लाश उसके परिवार वालों को भेजी गई। मरने के बाद सरकार ने उनके लिए कंपेंसेशन घोषित कर दिया। जिंदा था कोई मदद नहीं की गई, मरने के बाद उनके लिए कंपेंसेशन की व्यवस्था कर दी गई। हजारों करोड़ पैसा सरकार के वेलफेयर के लिए सरकार के पास है, लाखों करोड़ का बजट सरकार रखती है, मगर मजदूरों के हितों का कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं किया जा। सारी चिंता अंबानी अदानी की। लॉकडाउन की वजह से भारत का जीडीपी नीचे गिर रहा है। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे कि देश की माली हालत खराब हो रही है, अर्थमंत्री अपने भाषणों में कह रहे कि देश की माली हालत खराब हो रही है, और उसी लॉकडाउन में अंबानी दुनिया के अमीरों में जाकर बैठते हैं। चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर, 6वें नंबर पर अंबानी जाते हैं। जब भारत डूब रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था डूब रही है, मजदूर सड़क पर मर रहे हैं, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, और अंबानी अकेला जो है भारत का, वो दुनिया के अमीरों में जाकर बैठता है। 6वें नंबर से 5वें, 5वें से चौथे नंबर पर जाता है। समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना क्या कर रहा है। 130 करोड़ की आबादी कोरोना की वजह से संकट में है, जान का मामला बना हुआ है, और उस 130 करोड़ में से अकेला अंबानी जो है दुनिया के अमीरों में जाकर बैठ रहा। भारत के लगभग 16 राज्यों के जीडीपी से ज्यादा प्रॉपर्टी अकेले अंबानी के पास आ रही है। ये कैसे संभव हो रहा? बैंक डूब रहे हैं, कंपनियां डूबी जा रही है, और अंबानी आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। कि मोदी और बीजेपी और आरएसएस की मेहरबानी जो है, जो अंबानी को खड़ा कर रही है। मजदूर खुदकुशी करने के लिए मजबूर किए जा रहे, भूखमरी से मारे जा रहे, सड़कों पर चलते चलते मर रहे, और उन मजदूरों को बचाने के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं होती। बल्कि मजदूर जो थोड़ा बहुत अपने गांव जाएगा, वहां जाकर भी उसके शोषण की व्यवस्था की जाएगी, तो वहां उसके लिए नया लेबर लॉ होगा। जैसे ही ये लेबर लॉ बनाया गया, तो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम जी ने इस लेबर लॉ के विरोध में आंदोलन छेड़ा, और उस लेबर लॉ को जलाने का एक बड़ा आंदोलन उन्होंने बहुजन क्रांति मोर्चा के नेतृत्व में घोषित कर दिया। देश भर में हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के दौरान लेबर लॉ को जलाने का काम किया, खुलकर इसका विरोध किया। जब प्रवासी मजदूरों का माइग्रेशन हो रहा था, उनके ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी, उनके जीवन यापन के लिए चलते चलते कोई भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही थी, पानी की व्यवस्था नहीं हो रही थी, मेडिकेशन की व्यवस्था नहीं हो रही थी, उस समय भी बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम जी के द्वारा प्रवासी मजदूरों के माइग्रेशन में जो समस्या पैदा हो रही है, उसके विरोध में आंदोलन घोषित कर दिया गया था। काली पट्टी निषेध आंदोलन घोषित कर दिया गया था। उग्र आंदोलन देश भर में उसके लिए किया गया, और उसका प्रभाव ये हुआ कि केंद्र सरकार को मजदूरों को कम्युनिकेट करने के लिए, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कन्वीनियंस की व्यवस्था करनी पड़ी, श्रमिक ट्रेनों की घोषणा करनी पड़ी। तो ये भी बहुजन क्रांति मोर्चा के आंदोलन की वजह से हुआ। ये सारी प्रक्रिया साथियों उस समय चल रही थी, जब प्रवासी मजदूर अपने घरों में जाने के लिए पैदल चल रहे थे। अलग अलग राज्यों से ये सारे माइग्रेशन हो रहा था। तो कर्नाटक स्टेट में भी बाहर के राज्यों से आए हुए प्रवासी मजदूर थे। तो ट्रेनें तो पूरे भारत से चली, श्रमिक ट्रेनें। अकेला कर्नाटक स्टेट इसके लिए अपवाद बना। कर्नाटक स्टेट ने भी घोषणा की थी कि हमारे राज्यों से भी प्रवासी मजदूरों को हम लोग श्रमिक ट्रेनों के द्वारा भेजेंगे, मगर बाद में कर्नाटक के अंदर काम करने वाले इंडस्ट्रीज लोगों ने, खासतौर पर कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाले
बिल्डर लॉबी ने और इंडस्ट्री के लोगों ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया, और दबाव भी क्या बनाया कि अगर ये प्रवासी मजदूर कर्नाटका से चले गए, अपने गृह राज्यों में, होम स्टेट में चले गए, तो वो कोई तुरंत वापस नहीं आएंगे, कम से कम 6 महीना साल भर तो वापस नहीं आएंगे। और अगर वो चले गए तो यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो पूरा खाली हो जाएगा, इंडस्ट्री के अंदर का लेबर फोर्स खाली हो जाएगा, तो फिर हमें नया काम शुरू करने के लिए कोई लेबर नहीं मिलेगा, कोई मैन पावर नहीं मिलेगा। तो उन्होंने राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाया, और राज्य सरकार इन पूंजीपतियों के आगे, कारपोरेट हाउसेस के आगे झुक गई, और उन्होंने कर्नाटका में जो लेबर माइग्रेंट थे, उन माइग्रेंट लेबर को अपने राज्यों में वापस भेजने के लिए श्रमिक ट्रेनें चलाने से इनकार कर दिया, और एक तरह से उन लेबर्स लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए वहां पर रखने के लिए मजबूर कर दिया। कर्नाटका के लोगों को इसकी जानकारी होगी। देश भर से मजदूर अपने गृह राज्यों में वापस जा रहे थे, मगर कर्नाटका के राज्य सरकार ने श्रमिक ट्रेनें चलाने से इनकार कर दिया, और लेबर लोगों को, बिल्डर लॉबी के या कारपोरेट हाउसेस के, कैपिटलिस्ट लोगों के, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वहां पर बाउंडेड लेबर बनाकर रखा। ये काम वहां की सरकार ने किया। लेबर लोगों को गुलाम बनाने का काम येडियुरप्पा सरकार के द्वारा किया गया। अगर वो मजदूरों के हितों की बात कहते हैं कि हम लोगों ने मजदूरों के लिए काम किया है, तो उनको छोड़ना चाहिए था। मगर वो इंडस्ट्रीज लोगों के हितों की सरकार है, कैपिटलिस्ट लोगों की सरकार है। ये कोई नेशनलिस्ट लोग नहीं है, कोई राष्ट्रवादी लोग नहीं है, ये तो कैपिटलिस्ट लोग है, नेशनलिस्ट लोग नहीं है। तो इन्होंने ये सारा किया, और ये गुलाम बनाने के लिए साथ ही ये सारी चीजें कोरोना के नाम पर की। दुनिया के लिए कोरोना एक संकट हो सकता है, भारत के लिए भी वो संकट था, मगर इस संकट को यहाँ के राज्यकर्ताओं ने, रूलिंग क्लास ने, ब्राह्मणों ने, खास तौर पर जिनके हाथों में राज्य की सत्ता है, उन कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने इसे दोबारा हमारे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, और ज्यादा उनके ऊपर गुलामी थोपने के लिए इसका सहारा लिया, और एक नई गुलामी की व्यवस्था उनके ऊपर निर्माण करके छोड़ी। ये बहुत बड़ी गंभीर साजिश यहाँ मजदूरों के विरोध में की गई, लेबर्स के विरोध में की गई, मूल निवासियों के विरोध में की गई। इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। इसके लिए साथियों ये पहला सब्जेक्ट रखा था। इसके साथ साथियों जो दूसरा विषय लिया गया है वो ये है कि कर्नाटक स्टेट में सोशो इकोनॉमिक सेंसस किया गया था। सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल सेंसस जो है कर्नाटक स्टेट के द्वारा किया गया था, मगर उसकी रिपोर्ट को डिक्लेयर नहीं कर दिया गया था। इससे पहले जो सरकार थी, सिद्धरामैया की सरकार, उस सरकार के द्वारा ये सेंसस किया गया था, जो कांग्रेस ने 2011 में सोशो इकोनॉमिक सेंसस किया था, उसी का एक पार्ट कर्नाटक स्टेट में भी किया गया था। और वो रिपोर्ट जो है उस सरकार के पास है, मगर उसको डिक्लेयर नहीं किया गया। अब चूंकि सिद्धरामैया अपोजिशन में है, तो ये डिमांड वो कर रहे हैं कि उस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाए, पब्लिक डोमेन में लाया जाए। और बीजेपी की सरकार जो है उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाने से इनकार कर रही है। साथियों, ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस का जो मामला है, ये भी केवल कर्नाटक स्टेट के लेवल तक सीमित नहीं है, क्योंकि सेंसस ये स्टेट लेवल पर चलने वाला कार्यक्रम नहीं है। सेंसस एक्ट को अगर आपने पढ़ा होगा तो सेंसस एक्ट में ये व्यवस्था है कि ये सेंट्रल के नियंत्रण से होगा, केंद्र सरकार के द्वारा इसको किया जाएगा। और ये जो सेंसस है, इसकी प्रक्रिया को और उसके इम्पैक्ट को साथियों हम लोगों को जानने समझने की जरूरत है। अगस्त 2018 को, शायद 31 अगस्त 2018 को, उस समय होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे। राजनाथ सिंह के द्वारा अगस्त 2018 को एक प्रेस रिलीज कर दिया गया, और उस प्रेस रिलीज में राजनाथ सिंह के द्वारा ये घोषणा कर दी गई थी कि 2021 में जो सेंसस होने वाला है, उस सेंसस में पहली बार बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा। उनका इनॉमरेशन 2021 के सेंसस में होगा। अगस्त 2018 में ये घोषणा राजनाथ सिंह, उस समय के तत्कालीन होम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा की गई थी। उसके बाद साथियों लोकसभा के चुनाव हुए,
और 30 मई 2019 को दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए। उनकी कैबिनेट घोषित कर दी गई। मोदी 2 में, मोदी सरकार के पार्ट 2 में कैबिनेट में एक छोटा सा बदलाव यह हुआ था कि राजनाथ सिंह जो उस समय होम मिनिस्टर थे, उनको वहां से रिप्लेस कर दिया गया और होम मिनिस्ट्री की जगह अमित शाह को दी गई। और 2019 की लोकसभा के चुनाव के बाद में अमित शाह भारत के होम मिनिस्टर बने। जैसे अमित शाह होम मिनिस्टर बने तो जो सरकार ने अगस्त 2018 में घोषणा कर दी थी कि हम लोग कास्ट बेस्ड सेंसस करने वाले हैं, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का, आरजीआई का जो ऑफिस है जहां से सेंसस को कंडक्ट किया जाता है, वहां के अधिकारियों ने होम मिनिस्ट्री को एक ईमेल किया और एक रूटीन ईमेल था, एक रूटीन प्रोसेस का भाग था। उन्होंने होम डिपार्टमेंट को, होम मिनिस्टर को एक पूछा कि भाई आपके होम मिनिस्ट्री के द्वारा अगस्त 2018 में ये बात कही गई थी कि हम लोग कास्ट बेस्ड सेंसस करने वाले हैं, बैकवर्ड क्लास का सेंसस करने वाले हैं, तो क्या इस मामले को लेकर हम आगे बढ़े? उसके मामले को आगे बढ़ाने के लिए, उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमें आगे की गाइडलाइन दी जाए। तो आरजीआई के द्वारा ये एक्सप्लेनेशन मांगा गया होम डिपार्टमेंट को, होम मिनिस्ट्री को, कि हमें कास्ट बेस्ड सेंसस को लागू करने के लिए जो जैसे आपने घोषणा की थी उसको पूरा करने के लिए गाइडलाइन दी जाए। तो होम मंत्री, मतलब होम मिनिस्टर बदले हुए थे, अमित शाह ने घोषणा कर दी कि हम लोग कास्ट बेस्ड सेंसस करने वाले नहीं है, बैकवर्ड क्लासेस का कोई सेंसस नहीं होगा। जो पुरानी नीति 2011 में थी उसी नीति को हम लागू करेंगे और इस बार भी सेंसस में बैकवर्ड क्लासेस को इनमरेट नहीं किया जाएगा, उसको गिना नहीं जाएगा। अब सवाल यह है कि 2001 में भी बीजेपी की सरकार थी जब सेंसस हुआ, उस समय अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे और अडवाणी होम मिनिस्टर थे। 2021 में 20 साल बाद जब सेंसस होने वाला है तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की थी। फर्क इतना था कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी थी। 2001 में भी बीजेपी ने बैकवर्ड क्लासेस का सेंसस करने से इनकार कर दिया था, तो 2018 में उसी बीजेपी ने बैकवर्ड क्लास का सेंसस करने का घोषणा क्यों किया? अगर 2001 में ऑलरेडी उन्होंने उसको करने से इनकार कर दिया था, बीजेपी की ऑफिशियल पॉलिसी 2001 में ही हमारे सामने थी कि वो कास्ट बेस्ड सेंसस करने वाले नहीं है, तो 2018 में, अगस्त 2018 में राजनाथ सिंह को ये जानकारी देने की क्या जरूरत थी कि हम बैकवर्ड क्लासेस का सेंसस करने वाले हैं? साथियों, एक घोषणा एक राजनीतिक दावपेच के तहत की गई थी। बैकवर्ड क्लासेस के नाम पर 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी के द्वारा लड़ा गया। पहली बार प्रधानमंत्री के कैंडिडेट को चुनाव से पहले ही घोषित कर दिया गया। 2012 में ही आरएसएस के द्वारा नरेंद्र मोदी को बीजेपी का और प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया चुनाव से पहले ही। और केवल घोषित नहीं कर दिया गया तो उसको एक बैकवर्ड के तौर पर, मोस्ट बैकवर्ड के तौर पर घोषित कर दिया गया। एक चाय वाले के रूप में, एक बैकवर्ड के रूप में नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट कर दिया गया और बैकवर्ड के नाम पर देश भर में चुनाव मोदी के द्वारा लड़ा गया। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भी लगा कि पहली बार कोई बैकवर्ड प्रधानमंत्री बन रहा है तो हमें मोदी के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। तो देश भर के बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने अपना समर्थन बीजेपी को दिया, मोदी को दिया और बैकवर्ड के नाम पर बीजेपी की 2014 की सरकार बनी। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भी उम्मीद बनी कि अब बैकवर्ड की बात करने वाला, अपने आप को बैकवर्ड कहने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बना है तो जरूर बैकवर्ड का भला होगा। 5 साल के बजट गए बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए, कोई व्यवस्था मोदी सरकार के द्वारा की नहीं गई। बजट का कोई एलोकेशन नहीं। हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन की बात उठाकर देखिए, स्पेशल कंपोनेंट प्लान की बात उठाकर देखिए, वेलफेयर स्कीम का बजट उठाकर देखिए। 5 सालों में बैकवर्ड क्लासेस के हितों का कोई निर्णय, एक सिंगल डिसीजन नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया नहीं। अब 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ना है, दोबारा बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को वोट हासिल करना है, तो क्या करना होगा? अब तो बैकवर्ड क्लासेस के लोग दोबारा वोट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने जो उम्मीदें बांधी थी 2014 के सरकार से वो तो पूरी नहीं हुई थी
तो फिर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ धोखा करने के लिए, उनके वोट इस्तेमाल करने के लिए, उनका वोट लेने के लिए बीजेपी और आरएसएस के द्वारा ये चाल चली गई और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को ये कहा गया कि आपका सेंसस होने वाला है। तो लोगों को लगा कि सेंसस होगा तो हमारे आंकड़े आएंगे, तो फिर हमारे वेलफेयर के लिए कोई प्लान बनाया जा सकता है। तो इस बैकवर्ड क्लास के सेंसस की घोषणा बराबर चुनाव से 6 महीने पहले की गई। अगस्त में लोकसभा के चुनाव के 6 महीने पहले ये घोषणा हुई। उसके बाद 6 महीने के बाद में लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने सोचा कि सेंसस अगर करना है तो मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने वोट डाले। 2019 के लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए। 30 मई को सरकार बनी। तो बीजेपी ने जो सरकार बनने के बाद में जो उसका असली एजेंडा था वो सामने लाया और कहा कि हम कोई सेंसस करने वाले नहीं है। साबित हुआ कि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ दोबारा धोखा किया गया। मोदी के द्वारा या राजनाथ सिंह के द्वारा ये घोषणा करना कि बैकवर्ड क्लास की सेंसस 2021 में होगी, ये वोट लेने का मामला था। बैकवर्ड क्लासेस को हक अधिकार देने का कोई मामला इसके साथ शामिल नहीं था। ये साबित हुआ। 2011 में यही साजिश कांग्रेस के द्वारा भी की गई थी। जब बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने सेंसस के लिए हंगामा किया, बहुत बड़े पैमाने पर इसके लिए मामला खड़ा हुआ, तो बीजेपी को मजबूरी में यह घोषणा करनी पड़ी कि हम लोग करेंगे, मगर उन्होंने जैसे सरकार बनी इसको करने से इनकार कर दिया। बल्कि क्या कहा, इस बार हम डिजिटल सेंसस करेंगे। मोबाइल का एक नया ऐप इस डिजिटल सेंसस के लिए बनाया गया। लगभग 12,000 करोड़ का बजट सेंसस के लिए होम डिपार्टमेंट के द्वारा घोषित कर दिया गया। साधारण बात नहीं। 12,000 करोड़ का बजट आदमियों को गिनने के लिए, देश की आबादी गिनने के लिए घोषित कर दिया गया। डिजिटल सेंसस होगा। लगभग 33 लाख एम्प्लॉय लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से सेंसस चलता है। लगभग 33 लाख एम्प्लॉयज को, सेंट्रल और स्टेट के कर्मचारियों को सेंसस में इन्वॉल्व किया गया जाता है। भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाद में या इलेक्शन के बाद में सबसे ज्यादा अगर एम्प्लॉय किस प्रोसेस में इन्वेस्ट होते हैं तो दूसरा बड़ा कार्यक्रम चुनाव के बाद में होता है सेंसस। चुनाव की तरह ये भी काम सालों चलते रहता है, निरंतर काम चलते रहता है। इतना बड़ा सेंसस का काम होते रहता है। 2021 में जो सेंसस होगा उसके आंकड़े विश्लेषण करने के लिए 2024 के करीब अवेलेबल होंगे। 3-4 साल तो डाटा जमा करने के बाद उसको क्लासिफाई करने में लगता है। इतना कॉम्प्लेक्स काम ये होता है। लगभग 33 लाख एम्प्लॉय इसमें शामिल होते हैं। कर्नाटक स्टेट ने भी जब ये सोशो इकोनॉमिक सेंसस किया गया तो उस समय साथियों स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 150 करोड़ के करीब का बजट जो है इसके लिए घोषित कर दिया गया। मेरे पास जो जानकारी उस समय जो मैंने पढ़ी थी वो अंदाजन 147 करोड़ का आंकड़ा मेरे पास उस समय पढ़ने में था और लगभग 1,60,000 कर्मचारियों को उसमें सेंसस की प्रक्रिया में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन्वॉल्व किया गया था और 1,35,00,000 परिवारों को उसमें गिना गया था। तो ये बड़ी सेंसस का काम कर्नाटक स्टेट के द्वारा भी किया गया, डाटा जमा कर दिया गया। 2011 में जब सेंसस का मामला बहुत ज्यादा उग्र हुआ, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के द्वारा आंदोलन चल रहा था, वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा लगातार जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि पार्लियामेंट के अंदर इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी बहस शुरू हुई। बहुत बड़े पैमाने पर सारे पार्टी के लोगों ने इकट्ठा होकर बैकवर्ड क्लासेस के सेंसस का मामला उठाया और उसके लिए आवाज उठाई। कर्नाटक स्टेट के लोगों को जानकारी होगी, उस समय कर्नाटक स्टेट के ही एक कैबिनेट मिनिस्टर उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, लॉ मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, वीरप्पा मोइली। क्योंकि कर्नाटक स्टेट का अधिवेशन है तो कर्नाटक स्टेट के लोगों को जानकारी होगी। यूपीए पार्ट 2 में वीरप्पा मोइली जो थे ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्ट्री का काम वो देख रहे थे और
लॉ मिनिस्ट्री ने भी ऑफिशियली स्टैंड लिया, वीरप्पा मोइली ने भी बैकवर्ड क्लासेस के सेंसस का स्टैंड लिया और खुलकर हाउस के अंदर और हाउस के बाहर भी उसके लिए वकालत की। वीरप्पा मोइली जी ने बैकवर्ड क्लासेस के सेंसस का मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर उठाया, एज अ लॉ मिनिस्ट्री के तौर पर भी उठाया, उनकी तरफ से भी उन्होंने इसके लिए सूचनाएं दी। कम्युनिस्टों का, बीजेपी का और जितनी भी रीजनल पार्टियां थी, बैकवर्ड पार्टियां थी, सारी पार्टी के ऊपर जनता का दबाव निर्माण हुआ था, एक सोशल प्रेशर क्रिएट हुआ था और उस सोशल प्रेशर क्रिएट होने की वजह से मजबूरी में इन राजनीतिक दलों को समाज का मुद्दा जो है ये उठाना पड़ा और पार्लियामेंट में इसके लिए बहस हुई, चाहे गोपीनाथ मुंडे के द्वारा हो, चाहे शरद यादव जी के द्वारा हो, पासवान हो और ये बाकी सारे जो बैकवर्ड क्लासेस के नेता थे उनके द्वारा पार्लियामेंट के अंदर हंगामा हुआ। बामसेप ने उस दौरान एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि हम उन चीजों से फिजिकली जुड़े थे तो उसका काफी सारा अनुभव मुझे है। हमने उस समय दिल्ली में लगभग 200 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पर्सनली इसके लिए लाइजनिंग किया था, काफी सारी मीटिंगें कॉल की थी और रामलीला मैदान में बैकवर्ड क्लासेस के सेंसस के समर्थन में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा 1 सितंबर 2011 को 5 लाख लोगों की रैली कॉल की थी। जब ये मामला पार्लियामेंट के अंदर खड़ा हुआ तो उसको बहुत ज्यादा गंभीरता निर्माण हुई, तो केंद्र सरकार ने इससे निकलने के लिए वे आउट बनाया। उस वे आउट को निकालने के लिए उस समय प्रणब मुखर्जी को सामने लाया गया और प्रणब मुखर्जी ने पार्लियामेंट में आश्वासन दिया था कि बैकवर्ड क्लासेस का सेंसस होगा। क्योंकि ये पार्लियामेंट में दिया हुआ आश्वासन था, उसका अपना एक महत्व था, मगर चूंकि प्रणब मुखर्जी भी बंगाली ब्राह्मण है, वो जानते थे कि आजादी के 70 साल होने के बाद में भी बैकवर्ड क्लासेस का सेंसस क्यों नहीं हो रहा। जवाहरलाल ने नहीं किया, 2 टाइम जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नहीं किया, 2 बार इंदिरा प्रधानमंत्री थी, इंदिरा ने नहीं किया, नरसिंह राव मेरे से पहले प्रधानमंत्री थे, नरसिंह राव ने भी नहीं होने दिया। तो 5 जो आजादी के बाद की जो पहली सेंसस थी वो कांग्रेस के पीरियड में रही और 5 बार कांग्रेस ने बैकवर्ड क्लासेस का सेंसस करने से इनकार कर दिया। उसी कांग्रेस में प्रणब मुखर्जी भी थे, ब्राह्मण थे, तो उन्होंने भी जाना था कि बैकवर्ड क्लास का सेंसस होगा तो ये जो हवा देश के अंदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के अंदर बनी हुई कि वो आजाद हुए है, वो सारा नशा आजादी का एक झटके में उतर जाएगा कि वो है कहां। क्योंकि आजादी के आंदोलन के नाम पर तो धोखा हुआ था बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ, मगर ये धोखा उनको सामने कैसे आता, उसकी चर्चा कैसे होती, ये की स्थिति थी कि उनके पास फैक्ट और फिगर होते, उनके पास अपना एनालिसिस करने का काम होता तो सामने आता। कांग्रेस ने इसके ऊपर पर्दा डाल के रखा था। 2011 में हंगामा खड़ा हुआ तो उससे निकलने के लिए प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये कहा गया अब सेंसस तो हो गया है, हम लोग क्या करते हैं कि एक सेपरेट सेंसस चलाते, सोशो इकोनॉमिक सेंसस करते हैं। और सितंबर 2011 से सोशो इकोनॉमिक सेंसस के नाम पर उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया, लगभग 5000 करोड़ जो है उसके लिए भी खर्चा किया। 5000 करोड़ का खर्चा सोशो इकोनॉमिक सेंसस के लिए खर्चा किया गया। 2011 में ये सेंसस की प्रक्रिया शुरू हुई और राज्य सरकारों को इस काम पर लगा दिया गया। उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं, सेंसस एक्ट के तहत ये नहीं था, उसको आधार बनाकर कोई कोर्ट में नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट में उसको एविडेंस नहीं बनाया जा सकता, मगर फिर भी ये सेंसस का कार्यक्रम चलाया गया। 5000 करोड़ इसके लिए खर्चा किया गया और 5000 करोड़ खर्चा होने के बाद में भी जब ये सारा सर्वे पूरा हुआ, सेंसस का काम पूरा हुआ, तो मोदी सरकार ने उसको भी डिक्लेयर करने से इनकार कर दिया। ये केवल कर्नाटक स्टेट का मामला नहीं है, ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये पॉलिसी बनाई थी। 2011 में जो सेंसस हुआ उसके आंकड़े आज तक उन्होंने घोषित नहीं किए, क्योंकि ये आंकड़े ब्राह्मणों के विरोध में जा रहे हैं। ब्राह्मणों ने जो नाजायज कब्जा लोकतंत्र पर करके रखा हुआ है उसके विरोध में ये सारा आंकड़ा जाएगा, तो कोई भी पागल से पागल आदमी भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम नहीं करेगा। पागल से पागल आदमी अपने आप को जलाने के लिए अपने ऊपर पेट्रोल डालकर चिंगारी नहीं लगाएगा। ये तो शासक वर्ग है, ये गलती क्यों करेगा।
अब भारत की आजादी को साथियों 47 में देश आजाद हुआ। कल परसों हम लोगों ने 74 का मतलब जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। क्या है बैकवर्ड क्लासेस का इन 70 सालों में हाल? 20 साल की अगर एक पीढ़ी मान ली जाए तो जो आजादी के समय में पैदा हुए, 47 में जिसकी जन्म हुआ तो वो 67 में कॉलेज जाने लायक हुआ होगा। उसकी दूसरी पीढ़ी 87 की हो सकती है। 3 पीढ़ियों का कम से कम अगर हम लोग इतिहास उठाकर देखें बैकवर्ड क्लासेस का, क्या मिला उनको? अभी कल परसों एक जानकारी आई, जस्ट एक दिन पहले की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो लगभग 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भारत में है। और वो भी कोई आज बनी हुई नहीं है, 100-125 साल पहले चलने वाली यूनिवर्सिटियां है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इतिहास में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। 100-125 साल का इतिहास सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का रहा हुआ है। अभी अभी मोदी सरकार के द्वारा केवल 3 यूनिवर्सिटियों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मान्यता दी गई। इससे पहले तो पुरानी ही सेंट्रल यूनिवर्सिटियां थी। और 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जो 52% का बैकवर्ड क्लास है, उसके कितने प्रोफेसर है? तो 50 यूनिवर्सिटियों में मिलकर 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में मिलकर 9 प्रोफेसर बैकवर्ड क्लासेस के हैं। आप अंदाजा लगा लो कि बैकवर्ड क्लास है कहां। यही आंकड़ा एसोसिएट प्रोफेसर का है, यही आंकड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर का है। अब इसमें आप IIT, IIM, सेंट्रल इंस्टीट्यूट अगर जोड़ोगे तो आपको बैकवर्ड क्लास कहीं दिखाई नहीं देगा। बीजेपी के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट को अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं, पार्लियामेंट में अलग अलग मिनिस्ट्रियों को अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। 2018 में 18-19 का डाटा हमारे पास है। ममता बनर्जी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने प्रधानमंत्री को एक सवाल पूछा, बीजेपी सरकार को एक सवाल पूछा कि भारत की प्रियम्बल में पहला वर्ड लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स बैकवर्ड क्लासेस SC ST OBC 85% है। तो उसने सवाल पूछा कि भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है ये भारत में कितने रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसने भारत सरकार को पूछा कि हमारे पास 89 कैबिनेट सेक्रेटरीज है, तो उन 89 कैबिनेट सेक्रेटरी में वी द पीपल ऑफ इंडिया भारत के लोग है कितने, उनकी हिस्सेदारी कितनी है। 52% बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं। तो ये बैकवर्ड क्लासेस के 52% लोग कैबिनेट सेक्रेटरीट में कितने हैं? अगर राउंड फिगर पकड़ लिया जाए, 90 कर दे उसको, तो 50% निकाले तो 45 होना चाहिए। 89 कैबिनेट सेक्रेटरीज में बैकवर्ड क्लासेस का एक भी नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया कितना है? वी द पीपल ऑफ इंडिया 0। 93 एडिशनल सेक्रेटरी, उसका 50% निकालो तो 47 होता है, उसमें 0। कैबिनेट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी 0। उसके नीचे जो आता है वो जो कैबिनेट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे के जो सेक्रेटरी की पोस्ट है उसमें 275 सेक्रेटरीज है। उसमें बैकवर्ड क्लासेस का जो आंकड़ा है ये 19 का है, 19 का है, लेस देन 20। ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है ये 275 ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट है, उसमें से बैकवर्ड क्लासेस का 19 का आंकड़ा है। टोटल 547 पोस्ट है। ये 547 पोस्ट में से 57 पोस्ट में से बैकवर्ड क्लासेस का आंकड़ा सबसे नीचे है, वो है 19 का। तो कहाँ है बैकवर्ड क्लास? एजुकेशन में नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट का मामला चर्चा में है। कितने जजेस सुप्रीम कोर्ट में है? 31 का बेंच सुप्रीम कोर्ट का है। तो 31 के हिस्से में 50% के हिसाब में कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए। है कितना? 5, 6, 4, 3, 2 उठाकर देखिए, पूछ लीजिए अपने आप को। बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो अपने आप को ये कहते हैं कि मोदी के राज में या
कांग्रेस के राज में देश का भला हो गया, कहां है वो? आपकी हिस्सेदारी कितनी है? अगर आप देश की आबादी का आधा हिस्सा हो तो देश के साधन संसाधनों में आप आधे हिस्से के मालिक हो, कहां पर हो आप? कहीं नहीं हो। पावर स्ट्रक्चर में बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, माइनॉरिटीज कहीं नहीं है। और अगर कहीं नहीं है तो फिर है कहां? अब क्यों नहीं है, किसकी वजह से नहीं है? ये सारा कॉन्स्पिरेंसी जो है ये सेंसस से सामने आ सकता है, आंकड़ों से आ सकता है। साथियों ध्यान रख लीजिए, आंकड़ों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आंकड़े इम्पार्शल होते, अनबायस होते, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो किसी के फेवर में नहीं होते, कोई पार्शलिटी नहीं करते। आंकड़े आंकड़ों का काम करते। इसलिए ब्राह्मण आंकड़ों से डरता है। 48 में सेंसस एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया और बैकवर्ड क्लासेस को हिंदू बनाने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। आज आरएसएस ये कहती कि हमें हिंदू बनाना है, एससी एसटी ओबीसी को। आरएसएस आज 90-95 साल से कोशिश कर रही है कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू बनाना है, मगर ये काम जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में सेंसस एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, आदिवासी के लोगों को हिंदू बना दिया। आरएसएस से पहले ये काम कांग्रेस ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया और एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू बनाया, हिंदू बनाकर उसका वोट इस्तेमाल किया। जो काम आज बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है, वही काम कांग्रेस कर रही थी। इस सारा मामला साथियों धोखाधड़ी का है। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, माइनॉरिटीज के साथ हो रही है, शेड्यूल कास्ट के साथ हो रही है, ट्राइब्स के साथ हो रही है। बड़े मजे की बात है कि ट्राइबल्स लोगों के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी है और उसमें एक भी ट्राइबल प्रोफेसर नहीं है। यूनिवर्सिटी ट्राइबल के लिए बनी, ट्राइबल एक्सक्लूसिव एरिया में बनी और उसमें एक भी ट्राइबल प्रोफेसर नहीं है। यही तो सारा मामला चलता है। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को यह मामला जानने समझने की जरूरत है। इसलिए कर्नाटक स्टेट में जो सेंसस के आंकड़ों को जनरलाइज नहीं किया जा रहा, पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा रहा, उसके पीछे ब्राह्मणों की राजनीति है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सेंसस सामने आ जाता है, कास्ट बेस्ड सेंसस हो जाता है, तो हर बैकवर्ड क्लास के लोगों को, हर जाति को पता चलेगा कि आजादी के नाम पर उनके साथ कितना धोखा हुआ। लैंड में कितने, इंडस्ट्री में कितने, इकोनॉमी में कितने, सर्विसेज में कितने, इंस्टीट्यूट में कितने हैं, वो सारा पता चलेगा। डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेशन के तौर पर देखा जाता है, तो कहां है हमारा रिप्रेजेंटेशन? कहीं नहीं है। और जिनको आपने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, वो लोग अपने रिप्रेजेंटेशन के मामले को खड़ा कर सकते हैं। इससे बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति इस देश के अंदर हो सकती है। इस शासक वर्ग के लोग इस बात को जानते, डरते हैं। इसी वजह से साथी इन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसस के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। येडियुरप्पा की सरकार ये आंकड़े जनरलाइज करने वाली नहीं है। कांग्रेस की हो तो भी है। अगर सिद्धरामैया ने किया था तो वो अपने ही टेंशन में इसको पूरा कर जनरल करने की कोशिश करते, मगर वो नहीं कर सकते थे। बैकवर्ड क्लास का आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है, मगर वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई पॉलिसी निर्धारित नहीं कर सकता। अगर आज सिद्धरामैया ऑपोजिशन में बैठकर इसको पब्लिक डोमेन में लाने की बात उठाते हैं, तो तुम अपनी ही सरकार में ये कोशिश करते, ये जानकारी जल्द से जल्द पूरी हो और अपने सामने ही इसको घोषित करने का काम करते। अगर ये काम सिद्धरामैया ने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस इसके लिए सिद्धरामैया को अलाउ नहीं करती। कांग्रेस ने 2011 में किया, 3 साल का समय कांग्रेस सरकार के पास में था, 3 साल में उन्होंने होने नहीं दिया। अरे 21 दिन में 130 करोड़ की आबादी गिनी जाती है, आपको 4-4 साल 5-5 साल क्यों लगते हैं भाई? 130 करोड़ के लोगों को गिनने के लिए आपको 21 दिन काफी है। कर्नाटका में 45 दिनों में यह किया, 1.5 महीने में किया। तो जो 1.5 महीने में आंकड़ा जमा हुआ, उसको घोषित करने के लिए 2-2, 3-3 साल क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आंकड़े जमा करने का काम तो हो गया, मगर अगर उसको घोषित कर देते हैं तो सारा पॉलिटिक्स बदल जाएगा, राजनीति में बदलाव हो जाएगा, हिस्सेदारी बढ़ेगी, लोगों के अंदर के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस बढ़ेंगे। और जिन ब्राह्मणों ने कब्जा बना कर रखा हुआ है कैबिनेट पर, अपनी व्यवस्था पर, उनको उसके लिए चैलेंज करने वाले लोग निर्माण होंगे। इसलिए वो नहीं कर रहे।
निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, आंकड़े उठाकर देखिए बजट में बैकवर्ड क्लासेस का, SC ST का क्या हिस्सेदारी है। एक्ट ऑफ गॉड, बजट फेलियर को, डिफिसिट को, जो भी सरकार की नाकामियां है उसको एक लाइन में उन्होंने कल घोषित कर दिया, एक्ट ऑफ गॉड। अब आपके पास क्या रास्ता बचता अगर एक्ट ऑफ गॉड घोषित कर दिया जाए तो? परेश रावल की एक फिल्म आई थी, शायद उसका नाम ओ माय गॉड ऐसा कुछ था, उसमें उसका इंश्योरेंस क्लेम जो है उस पिक्चर में ऐसा बताया गया कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से डिनाई कर दिया गया था। अब जो फिल्मों में मसाला बनता है उस मसाले से अगर राजनीति चले तो क्या होगा? परेश रावल अहमदाबाद से बीजेपी के 2014 में सांसद थे। तो एक बार एक पत्रकार ने उनको पूछा, अब अभिनेता से नेता बने, एक्टर से पॉलिटिशियन बने, तो पार्लियामेंट में आप जाते हो, वहां के राजनेताओं को मिलते हो, तो वहां आपने क्या सीखा? तो उसने जवाब दिया कि मेरी एक्टिंग सुधर गई। उसने जवाब दिया कि मेरी एक्टिंग जो है वो एक्टिंग सुधर गई। पत्रकार परेशान हो गया, पार्लियामेंट में बैठकर एक्टिंग कैसे सुधर गई? तो उसने कहा, हम तो फिल्मों में अभिनय करते हैं तो हमसे बढ़िया अभिनय करते हैं, हमसे बढ़िया एक्टिंग करते हैं, हमसे बढ़िया दिखावा करने का काम करते हैं, तो इन राजनेताओं के अंदर रहकर मेरी एक्टिंग का स्किल बढ़ गया। तो वो उसने उस समय अपनी एक फिल्म में एक्ट ऑफ गॉड का किस्सा बनाया था। निर्मला जी उस एक्ट ऑफ गॉड का किस्सा बताकर मोदी की नाकामियों को बचाने का काम कर रही है। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ मोदी है, एक्ट ऑफ RSS है, एक्ट ऑफ ब्राह्मण है, और ये फैक्ट है, ये एक्ट नहीं, ये फैक्ट। इसलिए साथियों, अगर हम लोगों को इस मुद्दे पर गंभीरता से काम करना है तो 2021 में जो सेंसस होने वाला है उस सेंसस को बैकवर्ड क्लासेस का सेंसस नहीं करने वाले, तो उसके लिए बड़े आंदोलन की जरूरत है। इसके लिए भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। इस आंदोलन को ध्यान में रखकर हमें काम करने की जरूरत है। इसके साथ साथियों, और एक जो मुद्दा इसके साथ जुड़ा हुआ है वो है आदिवासी एवं घुमंतु जनजाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र ना देकर नौकरी और शिक्षा से दूर रखकर अधिकार से वंचित करना ये ब्राह्मणी षड्यंत्र है। ट्राइबल्स और नोमैडिक ट्राइब्स के लिए साथियों ये मामला यहाँ चर्चा के लिए रखा गया है, मगर कास्ट सर्टिफिकेट का जो मामला है ये शेड्यूल कास्ट के लिए भी उतना ही प्रॉब्लमेटिक है और बैकवर्ड क्लासेस की भी जातियों के लिए उतना ही प्रॉब्लमेटिक है। खासतौर पर ट्राइब्स और नोमैडिक ट्राइब्स के लिए उन्होंने ये कहा गया है कि 50 साल पहले का एविडेंस लेकर आओ। अब जो जातियाँ 50 साल पहले कहाँ से एविडेंस लेकर आएगी? माइग्रेशन का भी हमने आज का उदाहरण देखा कि जो प्रवासी मजदूर शहरों से अपने घरों की तरफ निकले, क्या साथ में लेकर गए थे, और जब वो गांवों से मजदूरी करने के लिए शहरों में आए थे क्या लेकर आए थे, कौन सा कागज लेकर आए थे, जाते समय कौन सा कागज लेकर गए। इतने हालात बुरे रहे उन प्रवासी मजदूरों के कि उनको सरकार ने कहा गया कि हम राशन देना चाहते हैं, उसके पास अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए कुछ भी नहीं था, ना राशन कार्ड था, ना वोटर कार्ड था, कुछ भी नहीं। आज 2020 में लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मजदूर जिनको आप चावल देना चाहते हो, 2 रुपए का चावल या गेहूं देना चाहते हो, उसके लिए उसके पास रेशनिंग कार्ड नहीं है, उसके लिए उसके पास आधार कार्ड वोटर कार्ड नहीं है। उस लेवल प्रवासी मजदूर को, उस ट्राइब को, उस आदिवासी को आप कहते हो 50 साल पहला अपना एविडेंस लेकर आओ, कहां से लेकर आएगा? कहां से वो कागज लेकर आएगा? जिसकी पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी एजुकेशन ले रही है, वो सर्टिफिकेट कहां से लेकर आएगा? तो आदिवासियों को, ट्राइब्स को सरकार ने ही नोटिफाई किया, सरकार के द्वारा ही ट्राइब का लिस्ट बनाया गया, सरकार के द्वारा ही डिनोटिफाइड ट्राइब का, नोमैडिक ट्राइब का लिस्ट बनाया गया। अगर उस जिले में आपने नोटिफिकेशन किया, सेंट्रल में, स्टेट में एक ऑर्डर निशाना, उस ऑर्डर के तहत आपने डिक्लेयर कर दिया कि कर्नाटका स्टेट में ये फला फला ट्राइब का लिस्ट है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत आपने ट्राइब का लिस्ट घोषित कर दिया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और गवर्नर ऑर्डर के तहत आपने नोमैडिक ट्राइब का लिस्ट घोषित कर दिया। अगर आपने गवर्नमेंटल ऑर्डर इश्यू कर दिया कि विद इन द स्टेट ये ट्राइब है, ये नोमैडिक ट्राइब है,
बाकायदा उसका लिस्ट बनाया, उसके लिए कमीशन बनाए, उसको लिस्ट बनाकर उसको इनोमरेट किया। तो आपके पास लिस्ट है, वो लिस्ट भी आपने गवर्नमेंटल ऑर्डर के तौर पर निकाला, गवर्नर के नाम पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तौर पर इसको एग्जीक्यूट किया। तो फिर आपको कागज की क्या जरूरत पड़ती है? वो लिस्ट किस आधार पर बनाई आपने? अगर वो ट्राइब आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो ट्राइब आपके स्टेट में नहीं है, तो आपके स्टेट लिस्ट में आया कैसे? वो है इसी वजह से तो आया। अगर वो फला फला ट्राइब आपके डिस्ट्रिक्ट में है, आपके स्टेट में है, वो नोटिफाइड हुआ है, तो उसको सर्टिफिकेट इशू करने के लिए जो भी कुछ कमियां खामियां है वो पूरा करने की बाइंडिंग किसकी है? एज एन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की है। मगर एडमिनिस्ट्रेशन वो लागू करने की बजाय ट्राइब को ये कहता तुम साबित करो ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब्स को ये कहता है कि तुम साबित करो तुम नोमैडिक ट्राइब्स हैं, उसको कहता है कि तुम सबूत लेकर आओ। कागज आपके पास है, सारी सरकारी व्यवस्था आपके पास है, सरकारी नियंत्रण आपका है, आपको ये सारी व्यवस्था करके उसको देना चाहिए। वो बैकवर्ड है, वो जंगलों में रह रहा है, 70 साल हो गए आजादी के, अभी भी वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहा, तो उसको सामने लाकर एजुकेशन देना, उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने तो 70 साल में ऐसा तो कुछ किया नहीं, बल्कि आप उसको ये कह रहे हो कि लाओ, ये एक बहुत बड़ी साजिश साथियों नोमैडिक ट्राइब्स के लोगों की विरोध में है। इसमें नोमैडिक ट्राइब्स का जो मुद्दा है वो ज्यादा गंभीर क्यों है? क्योंकि वो परमानेंट ट्राइब नहीं है। जो ट्राइब है कम से कम वो जंगलों में या जो एरिया उसका शेड्यूल एरिया है उसमें सेटल तो है। नोमैडिक ट्राइब का तो बड़ा प्रॉब्लम है कि उनकी कोई परमानेंट सेटलशिप नहीं होती, वो डे टू डे ट्रैवल करते हैं, उनकी कॉलोनीज, उनका जो कारवा है वो भटकते रहता है। अगर वो नोमैडिक है, आप खुद ही कहते हो ये नोमैडिक है, उसकी परमानेंट सेटलशिप नहीं है, टाउनशिप नहीं है, वो कहां से कागज लेके आएगा? मगर सरकार चूंकि उनके साथ न्याय नहीं करना चाहती, उनको उसी स्थिति में रखना चाहती है, इसके लिए सरकार के द्वारा कागजों का मुद्दा खड़ा कर दिया गया और सर्टिफिकेट देने से इनकार करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती रही। ये काम भी एक तरह से उनकी जो हिस्सेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन में, उसको रोकने की साजिश है। इसलिए हमने इसके लिए भूमिका ली कि जो भी सर्टिफिकेट इश्यू करने में प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट और लोकल अथॉरिटीज के द्वारा, उसको दूर किया जाए। इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए और ट्राइब्स और नोमैडिक ट्राइब्स को या शेड्यूल कास्ट को कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी में जो भी आर्टिफिशियल या फैब्रिकेटेड प्रॉब्लम क्रिएट जा रहे हैं उसको रोका जाए।